किसका खेला हो बे। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल के समर में नरेंद्र मोदी ने प्रचार का शंखनाद कर दिया। ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर लोगों के जनसागर के बीच मोदी जमकर गरजे। सिलसिलेवार तरीके से पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। आपको दिखाते हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी ने बंगाल के समर का कैसे किया आज शंखनाद। जनता का विश्वास जागे, हम वो परिवर्तन लेके रहेंगे। ये शंखनाद सुनिए, अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म। चुनावी मंच, परिवर्तन की पुकार, बड़े विशाल जन समूह का हमें आशीर्वाद मिला हो और ममता सरकार पर सबसे तीखा प्रहार। टीएमसी का खेला शेष, प्रहार उस नारे पर जिसके दम पर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हैं। खेला खत्म। लेकिन जब आज पीएम मोदी ने बंग भूमि से बदलाव का बिगुल फूंका तो उस नारे को ही दीदी के खिलाफ हमले का सबसे धारदार हथियार बना डाला। अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी मोदी। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर रैली में मोदी के निशाने पर ममता बनर्जी ही रही और भ्रष्टाचार के आरोपों पर तंज कसते हुए मोदी ने पूछा कि आखिर जनता की दीदी भतीजे की बुआ बनकर क्यों रह गई। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? मोदी ने ममता बनर्जी की स्कूटी वाली राजनीति के बहाने उनके चुनावी मैदान बदलने पर भी तंज कसा और ऐलान किया कि नंदीग्राम में ममता की स्कूटी गिरना तय है। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? मोदी की इस रैली के साथ बंगाल में चुनावी समर का असली खेला शुरू हो गया है, क्योंकि मंच से मोदी ने दीदी की विदाई के नारे का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साथ, इस बार वही इस नारे का जवाब भी ममता दीदी ने अपने अंदाज में दिया और कहा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। इस वार पलटवार के बीच कोलकाता के परेड ग्राउंड से आज जो सियासी गूंज उठी है उसका असर पूरे बंगाल चुनाव के दौरान दिखना तय है। कोलकाता से श्वेता सिंह, प्रेमा, कौलमी शाह, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अपार जन सैलाब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की ये हुंकार अपने आप में काफी ज्यादा अहम रही, लेकिन खेला हो बे या खेला खत्म हो बे, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, जो कि सांसद भी हैं। बहुत स्वागत है आपका दिलीप घोष जी आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही, ममता बनर्जी ने भी आज जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये स्लोगन उन्होंने
दार्जिलिंग में भी जाके 3 साल पहले दी थी। जब वहाँ गुरुंग के साथ उन्होंने टकराने गए, ये स्लोगन के बाद उनको घेर लिए थे उन लोग और सेना बुलवा करके उनको वहाँ से उतरना पड़ा नीचे, और 3 साल तक वहाँ किसी नेता का जाने का हिम्मत नहीं हुआ है। मैं गया था लोगों को मिलने के लिए, उनके दुख के समय मेरे पीछे गुंडा लगा दिया गया था। मैं भी 3 साल के बाद अभी पिछले महीना जाके वहाँ बड़ा सा रैली करके आया। इसलिए स्लोगन देना, धमकी देना ममता की आम बात है, लेकिन खड़ा कहाँ होते हैं। चुनाव को पहले 42 में 42 चाहिए, लोकसभा के पहले उन्होंने बोला था और हमने उल्टा नारा लगाया था, 19 में हाफ और 21 में साफ। आपके सामने नतीजा प्रस्तुत है, किसकी रिजल्ट क्या हुई है। इसलिए ये खाली आवाज़ देने वाली बात है। देखिए, प्रधानमंत्री नया बंगाल बनाने के लिए आए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाल रही। यहाँ तो चुनाव होगा आपकी उपलब्धि पर, मैंडेट तो ममता बनर्जी के खिलाफ आएगी इस बार। और वो कितना डर चुकी है, उनकी जो पुरानी साथी 25 साल से उनके साथ काम कर रहे थे, कांग्रेस के ज़माने से काम कर रहे थे, ऐसे सारे लोगों को छांट दिया कैंडिडेट लिस्ट से। ये सारे लोग गायब, और सारे जो सेलिब्रिटी है ऐसे लोग, फिल्म के लोग, इधर उधर के लोगों को लेकर वो चुनाव लड़ा रहे हैं और खुद भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम चले गए। इससे पता चल रहा है कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल कितना नीचे आ गया। सिलीगुड़ी से प्रतीकात्मक सिलेंडर लेकर उन्होंने हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर और यह कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। हाँ, ये तो पहले पुराना बात, तो 10 साल से बोल रहे दिल्ली का परिवर्तन इतना हुआ। कांग्रेस जाके बीजेपी दोबारा 282 से 303 सीट और उनका 34 से वो 22 में आ गए लोकसभा सीट की। और अभी जो हाफ हो गया, साफ बाकी है, 2 मई को वो भी हो जाएगी। केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करना, विरोध करना, मुख्यमंत्री रहते हुए रास्ता में उतर करके आंदोलन करना, रास्ते में चलते रहना, प्रशासन आज कहाँ है ढूंढना पड़ता है। लोकतंत्र बंगाल में 45 साल से गायब है, पंचायत चुनाव नहीं होता है। 2 साल से यहाँ 118 म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का चुनाव को रोक के रखे हैं उन्होंने कि हार जाएंगे इसीलिए। तो ऐसे डरे हुए हैं, बड़े बड़े बात करने से नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है। आज मोदी के रैली में लाखों लोग इसलिए आते हैं कि मोदी ने कुछ करके दिखाए हैं, और जो बोलते हैं उस पर खड़ा रह करके उसको करते हैं, पूरा करते हैं, लोगों का भरोसा है, इसलिए उनकी बात सुनने के लिए लोग आए हैं। बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने तो देश को बेचने का काम किया है, लेकिन कोलकाता तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह की भी टिप्पणी उनकी ओर से की गई। नहीं, यहाँ केंद्र सरकार की पॉलिसी साफ है, जो बोलता है वो करता है। और आज बंगाल में जो इस प्रकार बातें हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, एक यहाँ मेट्रो डायरी उसका शेयर भेज दिए, 532 करोड़ का उसमें घोटाला हुआ, इतना रुपया नुकसान करके राज्य सरकार का ये डायरी को भेज दिए, और उसके ऊपर केस भी चल रहा है। दूसरे पार्टी भी हाईकोर्ट तो गए हैं। तो इनको क्या अधिकार बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का आलोचना करें, बेचने की बात करें। आज बेचने का क्या है, तो लूट हो गया पूरा बंगाल को, लोग इनसे निजात चाह रहे हैं। बीजेपी जीती तो मोदी बंगाल को बांट देंगे, इस तरह की भी दिलीप घोष जी आज उन्होंने टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे, जीतेंगे और देखेंगे। खेलबो पे ये बयान उनका सामने आया है। ये हर बार बोलते हैं खेलेंगे जीतेंगे बोलते हैं और हर बार हार जाते हैं। उन्होंने डिक्लेयर होते ही नाम का लिस्ट खेला होगा, उनके हर जगह ऑफिस तोड़ना, उनके कार्यकर्ता ऑफिस में आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। खेला तो उनका घर से शुरू हुआ है। और क्या उन्होंने किया है, मोदी ने क्या किया है, बंगाल के नौजवान लाखों की संख्या में आज नौकरी के तलाश में पश्चिम भारत में बीजेपी शासित राज्यों में जा रहे हैं। लॉकडाउन के समय पता चला लगभग 40 लाख लोग यहाँ से नौकरी का तलाश में और रोजगार के तलाश में दूसरे प्रदेश में जा चुके हैं। कभी ऐसा था पूरा देश के लोग बंगाल में नौकरी चाकरी व्यवसाय के लिए आते थे, आज वो तो आना बंद कर दिए। बंगाल के नौजवानों को नौकरी का तलाश के लिए बीजेपी शासित राज्यों में जाना पड़ रहा है, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये वास्तव स्थिति है। आज वही लोग, उनको लॉकडाउन के समय घर आने की भी दीदी ने अनुमति नहीं दी, ट्रेन नहीं चलाई, तो लोग आज मौका का तलाश में हैं। चुनाव आते ही बराबर उनको जवाब दे देंगे। ठीक है, ये तो बात हुई ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, उस पर आपने जवाब दे दिया। अब मैं जरा बीजेपी पर आ जाती हूं। देखिए, आज लाखों लोगों की भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हुंकार भरी शंखनाद कर दिया चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद। यकीनन जो भीड़ उमड़ी हुई थी, क्या वो वोट में भी तब्दील हो पाएगी, मेरा पहला सवाल। और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इतनी बारात तो आपने सजा ली, लेकिन ममता बनर्जी के सामने कौन होगा? बार बार टीएमसी ये भी सवाल पूछ रही है। दिलीप घोष को
सीएम उम्मीदवार के तौर पर क्या बीजेपी आगे करेगी ताकि सीधे वो ममता बनर्जी से मोर्चा ले पाए? देखिए, उनके पास एक ही चेहरा है, ममता बनर्जी। घुमा फिरा के देखते हैं। आज वो संकट में है भवानीपुर में, तो चली गई लड़ने के लिए नंदीग्राम में। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव को पहले इस प्रकार हमने रैली की थी ब्रिगेड में, और माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय आए थे। उन्होंने आग्रह किया था, हमारे माननीय उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, उन्होंने हमको टारगेट दिया था 50% सीट्स, और इसलिए हमने स्लोगन लगाया था 19 में हाफ और 21 में साफ, और वो हम कर दिया। और हमारे नेता जो बोलते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसमें जी जान लगा करके उसको सफल करके दिखाते हैं। इस बार ही हमको 200 सीट का टारगेट दिया गया है और हमारे कार्यकर्ता लग चुके हैं। अब देखे होंगे कहीं कहीं प्रचार नहीं देखा आपको, कलकत्ता में इधर उधर ना कोई सरकारी प्रशासन का हमने प्रयोग किया। हमारे कार्यकर्ता संगठन के बल पर 10-15 लाख लोगों को इकट्ठा किया, आधे लोग घुस पाए, आधे लोग बाहर रह गए। इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली को हमने सफल करके दिखाया। वो खाली बीजेपी के लोग नहीं है, बंगाल के लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, उन्होंने आकर के कलकत्ता को पूरा बंद कर दिया। ये एक मॉर्निंग सोच द डे शुरू हो रही है चुनाव, शुरुआती झटका इतना जोर लगा कि ममता को भाग करके सिलीगुड़ी जाना पड़ा। नंदीग्राम से हार जाएंगी ममता बनर्जी? अब वो तो जीतने के लिए गए हैं, क्योंकि वहाँ 35% संख्यालघु वोट है, उसी का आशय में गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आज मुसलमान आंख मूंद करके टीएमसी को वोट दे देंगे। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस को देखा, सीपीएम को देखा, 10 साल टीएमसी को देखा, फिर भी बंगाल के मुसलमान सबसे पीछे हैं। बीजेपी का डर दिखा करके उनको साथ लेते थे, वोट लेते थे। उनके लिखे पढ़े हिस्सा आज स्वतंत्र रूप से सोच रहे हैं और भाजपा में शामिल भी हो रहे हैं। मुझे लगता है उसका एक प्रभाव इस बार चुनाव में पड़ेगा, और इसने आसानी से तो जितना मुश्किल है, बल्कि नंदीग्राम के हीरो जो है शुभेंदु अधिकारी, वो उनके सामने खड़े हैं। लोगों ने उनको देख के आज तक वोट दिया था, इस बार भी वही होगा, शुभेंदु बाबू जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी। आपके दावे में कितना दम है? 2 मई का हमें इंतजार करना होगा। 2 मई ममता गई या फिर वहां पर परिवर्तन होगा या नहीं, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर रिकॉर्ड भीड़ के बीच पीएम मोदी ने बंगाल में परिवर्तन का नारा बुलंद किया। मोदी मोदी সবাই একসাথে বলি জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জোরসে বলো জয় শ্রীরাম। মোদি 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 মোদি, আপনারা সবাই একসাথে মোদি মোদি। इन नारों में जोश है, जज्बा है, जुनून है और जिद है पश्चिम बंगाल में सत्ता के परिवर्तन की। परिवर्तन की इसी पुकार ने आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड को भगवा रंग में रंग दिया। मातरम 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 मातरम, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर पीएम मोदी थे और सामने जन सैलाब, जिसके उत्साह से विरोधियों के खेमे में खलबली मचनी तय है। वंदे 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 वंदे। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों में भीड़ के कीर्तिमान कोई नई बात नहीं है, लेकिन बंगाल के ब्रिगेड ग्राउंड पर लोगों का हुजूम देख पीएम मोदी खुद भी जोश में भर गए। भारत माता की। राजनीतिक जीवन में सैकड़ों रैलियों को संबोधन करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन इतने बड़े लंबे कार्यकाल में मैंने कभी इतने बड़े विशाल जनसमूह का हमें आशीर्वाद मिला हो, ऐसा दृश्य मुझे आज देखने को मिला। मोदी के मैजिक का असर ऐसा कि रैली में पहुंचा हर कार्यकर्ता उनके ही रंग में रंगा नजर आया। कोई हाथ में पीएम मोदी की तस्वीर लिए था तो किसी ने अपने शरीर को ही मोदी के रंग में रंगवा दिया। हर कार्यकर्ता की जुबान पर मोदी का ही नाम था और भरोसा था बंगाल में बीजेपी की जीत का।
जिस तरह से बंगाल पिछड़ता जा रहा है और उसको उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमें यहाँ पे कमल खिलाना होगा और बीजेपी को पूरे बहुमत से यहाँ पे लाना होगा। मोदी जी बहुत सारा रोजगार का योजना आने वाला है, उसके लिए हम पूरा तैयार हैं। जो पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी का सरकार होना जरूरी है। देखिए बंगाल में अभी बीजेपी का हवा है, बीजेपी का सरकार बनेगा, शुभेंदु अधिकारी जी बहुत वोटों से जीतेगा। सोनार बांग्ला होने ही है, होने ही है, होने ही है। मोदी जी आ गया है, सोनार बांग्ला हमारा शुरू हो गया है। ब्रिगेड ग्राउंड में कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी पहुंचे जिन्होंने मोदी की रैली के लिए खास गुजरात से मोदी कुर्ता मंगवाया था। एक कुर्ता गुजरात से मंगाया गया, कल रात को आके पूछा, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो भी 29 साल भाजपा करते हुए, हम भी 29 साल भाजपा करते हैं, इसलिए वो भेजे हैं। तो कल रात को आके पूछे हैं और मोदी जी का कुर्ता पहन के हम आज मोदी जी का ब्रिगेड में जा रहे हैं। कमल फूल खिलाना है 2021 में। बंगाल में मशहूर है कि जिसका ब्रिगेड ग्राउंड उसी का बंगाल, और आज जब पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक मैदान पर रैली की तो यहाँ का कोना कोना बीजेपी कार्यकर्ताओं से भर गया। रैली में कार्यकर्ताओं की ऐसी लहर देख पीएम मोदी ने बंगाल में बदलाव का ऐलान कर दिया। खड़ी हो गई। आशोल परिवर्तन का मतलब ऐसा बंगाल जहां युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े, जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा, जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं। प्रधानमंत्री की रैली में जन सैलाब के बड़े मायने भी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की रैलियों के दम पर ही बीजेपी ने ममता बनर्जी के मजबूत किले में सेंधमारी कर दी थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 17 रैलियां की थी और बीजेपी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बंगाल में पीएम मोदी की लहर से बीजेपी को ममता सरकार के सफाई का भरोसा है और इसकी पहली झलक आज कोलकाता की रैली में भी दिखाई दी। पीएम ने ऐलान किया कि बंगाल की जनता से जो हक छीना गया है उसे हम लौटाएंगे। आजादी के इन 75 वर्षों में बंगाल ने जो खोया है, बंगाल से जो छीना गया है, आज हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आए हैं कि जो भी बंगाल से छीना गया है, भाइयों बहनों मेरे शब्द लिख रखिए, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ अक्सर वोट बैंक में तब्दील हो जाती है और इस बार भी बीजेपी इसी उम्मीद के साथ पीएम के ताबड़तोड़ रैलियों के साथ ममता को गद्दे से उतारने के इरादे से मैदान में है। कोलकाता से श्वेता सिंह, प्रेमा, पौलमी शाह, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और अब बात करेंगे अग्निपथ की। जी हां, सिनेमा के सुपरस्टार, डिस्को डांसर और अब राजनेता मिथुन चक्रवर्ती ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। मिथुन चक्रवर्ती ने उसी मंच पर बीजेपी का झंडा उठाया जहां से पीएम मोदी ने बंगाल के समर का शंखनाद किया। बीजेपी का दामन थामते ही मिथुन दा ने अपने ही चुनावी स्टाइल में जमकर संवाद बोले। नमस्कार, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा स्वागतम। अरे थोड़ा खामोश हो जा, बोलने तो दे। वैसा ही अंदाज, वैसा ही संवाद। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি জানি, মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। मिथुन के ये डायलॉग ही मिथुन को मिथुन बनाते हैं।
इन्हीं संवादों की वजह से उनके फैंस उनके सजदे में झुक जाते हैं। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো। এক ছোবলে ছবি। बीजेपी के मंच से मिथुन डायलॉग बाजी कर रहे थे और ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर मिथुन के चाहने वाले उनके संवादों पर बल्लियों उछल रहे थे। আর সেটাই আমি, আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। मिथुन अपने चिर परिचित अंदाज में ही बीजेपी के मंच पर आए। उन्हें दिलीप घोष ने कमल का झंडा पकड़ाया। बंगाल बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें बीजेपी का नेता बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के पहले ही मिथुन ने बता दिया कि वो बीजेपी में क्या करने आए हैं। मिथुन ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बीजेपी के मंच से उन्होंने टीएमसी पर धारदार निशाना भी लगा दिया। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। कमल दल का झंडा उठाते ही मिथुन ने बता दिया कि आखिर क्यों उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। आज के दिन আমার কাছে একটা স্বপ্নর মতো। এই জন্য বলছি স্বপ্ন, কি আমি আসছি এমন একটা জায়গা থেকে, জোড়াবাগান থানা, মতুর সেন গার্ডেন লেন, কুড়িশি মতুর সেন গার্ডেন লেন, যার দুদিকটাই অন্ধ, ইটস এ ব্লাইন্ড লেন। যেখানে থাকতাম সেখানে ব্র্যাকেটে লিখতে হতো কি জোড়াবাগান থানার পিছনে, নইলে পোস্টম্যান বুঝতে পারতো না কোথায় যেতে হবে। मिथुन ने इसी मंच से पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़े। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম কি আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি কি আজ আমি এই মঞ্চে, যেখানে ভারতবর্ষের সব থেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন, আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট ডেমোক্রেসিজ biggest leader, our beloved Prime Minister Mr. Narendra Ji Modi ji यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है बेटा, स्वप्न नहीं तो की। मंचेर डान दिके आसुन। मिथुन का बीजेपी में शामिल होने का अर्थ राजनीति के जानकार बखूबी समझते हैं। खुद मिथुन ने भी परेड ग्राउंड में बंगाली अस्मिता की बात कह दी। मिठुन दा भारतीय जनता पार्टी ते आज के योगदान करलेन। दिलीप दा श्री कैलाश विजय। আমি বাঙালি, আমি গর্বিত, আমি বাঙালি। তেমনি ভুলে যাবেন না দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 150তম বছর এটা। ভুলে যাবেন না রানী রাসমণিকে, ভুলে যাবেন না বিদ্যাসাগরকে। এরাই হলো অ্যাকচুয়াল বাঙালি। मंच पर जब पीएम मोदी आए तो मिथुन उनके पैर छूने के लिए झुके, लेकिन पीएम ने मिथुन को रोक लिया। पीएम मोदी ने भी मंच से मिथुन के संघर्ष और विजय की दास्तान सुनाई। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिठुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। मिथुन चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अभी तक सस्पेंस है, लेकिन जब मिथुन से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा रोल क्या रहेगा, अब 12 तारीख से देखिएगा। 12 तारीख से हमारा कैंपेन चालू होगा। आई विल ज्वाइन इट एंड 12 तारीख विल बी अ ग्रेट डे फॉर एवरीवन। वाकई पिक्चर तो अभी नहीं खत्म। मिथुन ने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की है।
हालांकि उनकी पिछली पारी बेहद छोटी थी। सियासत के पिछले रोल में उनके कदम ज्यादा जमीन नहीं नाप पाए। Mithun Chakravarti is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite. लेकिन बीजेपी को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। पीएम के मंच पर उनका पार्टी में शामिल होना ये बताता है कि बंगाल में दीदी का किला ढहाने के टारगेट में मिथुन का रोल अहम होगा। कोलकाता से श्वेता सिंह, पॉलमी साहा, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। भारत माता की। क्या मिथुन चक्रवर्ती चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल बहुतों के मन में उठ रहा है, मगर कोलकाता में हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या मिथुन को चुनाव लड़ना चाहिए। सुनिए लोगों की इस पर क्या रही प्रतिक्रिया। मिथुन चक्रवर्ती आए बीजेपी में, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मिथुन चक्रवर्ती मतलब जो बोला था सोनार बांग्ला बनाने को पिक्चर भी किया था, उसी के सिलसिले में हम लोग चल रहा है। तो हमारा सोनार बांग्ला होने ही है, होने ही है, होने ही है। मोदी जी आ गया है, सोनार बांग्ला हमारा शुरू हो गया है। 2 मई दीदी गई, उसके बाद जैसे गई। मिथुन दा को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं नहीं, सिर्फ प्रचार चुनाव नहीं। मिथुन दा को चुनाव लड़ना चाहिए? एकदम उनका, हाँ एकदम सही। अगर उसको एक बार मौका दिया जाए तो लाखों के अधिक से एकदम जीतेगा एकदम। बीजेपी जिंदाबाद। वैसे मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। अपने शुरुआती दिनों में मिथुन का झुकाव वामपंथ की ओर रहा। फिर मिथुन सिनेमा जगत के सबसे बड़े सितारे बने। सिनेमा में मिथुन ने डिस्को डांसर के तौर पर खूब नाम कमाया। बीते दिनों के साथ मिथुन ने राजनीति में भी कदम रखा। टीएमसी के सांसद भी रहे, मगर एक दिन उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। लेकिन अचानक मिथुन के संघ प्रमुख से मुलाकात हुई और मिथुन चक्रवर्ती दोबारा राजनीति की दुनिया में आ गए। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, तो ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि मिथुन दा वहाँ पे अब लगाते रहो, लेकिन अभी वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। ये 16 फरवरी की मुस्कान थी। मोहन भागवत मुंबई में मिथुन से मिलने पहुंचे थे। कयास तभी लगे थे कि मिथुन बीजेपी के होने वाले हैं, लेकिन मिथुन ने तब सवालों को हंसी में उड़ा दिया था। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, तो ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि मिथुन दा वहाँ पे अब लगाते रहो, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं। वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। लेकिन उस रोज के बाद 18वें दिन जब बंगाल बीजेपी की सियासत के सबसे बड़े शिल्पकार मिथुन से मिलने उनके घर पहुंचे, तभी समझ में आ गया कि खेला हो गया। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के लिए कल भी सुपरस्टार थे, आज भी सुपरस्टार है। मिथुन का जीवन किसी फिल्म की तरह ही रहा। मिथुन हार्डकोर नक्सली रहे, मिथुन सिनेमा के सुपरस्टार रहे, मिथुन सिनेमा के डिस्को डांसर रहे। I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। तो झूमो, तो नाचो और मेरे साथ नाचो। Go! I am a disco dancer. लेकिन सिनेमा के साथ मिथुन ने सियासत का दामन भी थाम लिया। आप लोग के सामने शुरुआती दिनों में वामपंथ की ओर मिथुन का झुकाव रहा। लेफ्ट सरकार के मंत्री सुभाष के करीबी रहे। 2011 में ममता के न्योते पर मिथुन टीएमसी से जुड़े। 2014 में टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी बने। 2016 में राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2016 में ही उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया और 2019 में संघ प्रमुख से पहली बार उन्होंने मुलाकात की और आज मिथुन बीजेपी में शामिल हो गए। एक बार सदन में मैंने एक बात कही थी, जो मौजूदा दौर है राजनीति का, उसके बारे में,
कि उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। यही है राजनीति। कहाँ वैचारिक पृष्ठभूमि, वैचारिक रुझान, वो सारी चीजें अब किसी संग्रहालय में शायद रखी मिलेंगी कुछ महीनों वर्षों बाद। लेफ्ट से राइट के इस सफर में बीच का टीएमसी वाला पड़ाव मिथुन की छवि को लेकर बेहद मुश्किल भरा रहा। और तुम भूख से बिलखते हुए गरीबों की आवाज हूं मैं, जो हाथ इन अनाज के दानों को गरीबों के पेट से छीनकर रुपयों की शक्ल में अपनी जेबें भर लेते हैं, वो हाथ मैं काट देता हूं। फिल्मी पर्दे पर गरीबों के मसीहा बनने वाले मिथुन शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आने से बेहद निराश हुए। मिथुन शारदा चिटफंड के ब्रांड एम्बेसडर रहे। घोटाला सामने आने पर उनके ऊपर आरोप लगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ भी की थी उनसे। कंपनी से मिले 1.2 करोड़ रुपए तब मिथुन ने लौटा दिए थे। घोटाले में नाम आने के बाद टीएमसी से मिथुन अलग हो गए। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि वो उधर जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा किया, शारदा चिट फंड में उनका नाम आया। हालांकि जो पैसा उन्होंने लिया था वो पुलिस को लौटा दिया उन्होंने। उसके बाद जो है अभी 2 दिन पहले मोहन भागवत जी उनसे मिले थे मुंबई में, उसी समय से ये लग रहा था कि वो उधर जाएंगे। तो ये चुनाव के समय हो ही रहा है। बहुत आक्रामक ढंग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब सवाल यह है, मिथुन चक्रवर्ती क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या वो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा होंगे? लगातार इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। और अब आगे बढ़ते हुए कोलगेट के साथ जारी हमारी अनूठी पहल स्माइल हीरोज में इस बार हम आपके लिए उम्मीदों से भरी सामुदायिक सेवा की एक प्रेरणादायी कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है मुंबई की प्रीति उपाध्याय की, जिन्होंने महामारी के दौरान 4000 वंचित परिवारों की मदद की। आइए देखते हैं कैसे। किसी दौर में खुद बेघर रही प्रीति कोरोना महामारी के दौरान वंचितों की तकलीफ को बेहद करीब से महसूस कर पाई। अपने निस्वार्थ सेवा के जज्बे और मजबूत इरादों के दम पर प्रीति जरूरतमंदों की मदद करने में सफल रही। मैं इमोशनल बहुत हूँ। अगर किसी का तकलीफ हो ना तो मुझसे देखा नहीं जाता है। मुझे ऐसा लगे मैं कहाँ से उनको हेल्प करूँ। कोविड टाइम में 10,500 परिवार को मैंने राशन पहुँचाया है। 15,000 परिवार तक मैंने खाना दिया होगा। 2,000 परिवार बच्चों को दूध दिया है हम लोग ने। इतना ही बिस्किट दिया है बच्चों को। उसके बाद अभी ये सब चालू है। मतलब किसी को दवा भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग वो भी रिक्वायरमेंट है तो अब किससे बात करके उनको वो भी करा दिया है। हम प्रीति के उस जज्बे को सलाम करते हैं जिसकी बदौलत प्रीति कोरोना संकट में फंसे लोगों को सम्मान के साथ उबरने में मदद कर पाई। ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।